गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शिवम, आयुषी, विनीत, अमन, दीक्षांत, रेखा, पिंकी, अनुभव और दीक्षांत, मिश्र, ऋषि, सैनी, निर्दोष, यादव, अनुभव, पिंकी, प्रवीण, अनूप, सुखवीर, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल, हर हर महादेव। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आप जानते हैं कि आज मैं शुरू करूंगी आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। वही हमारे चैप्टर का नाम है, कौन कौन सी कंपनी आई, कैसे कैसे आई। तो ये हम आज ये क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे चीजों को। और अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको एक वर्ल्ड मैप यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा होगा, और उसका एक कारण है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम जानेंगे कि मैम आपने कहा था आज क्लास नहीं होगी। बेटा मैंने कहा था कि क्लास होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डालूंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि क्लास नहीं होगी। मैंने बोला था क्लास होगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डालूंगी, मैंने आपसे बोला था बच्चे ये। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इन्फॉर्म किया है, इसीलिए किया था। 4 बजे से क्लास क्यों ली है? क्योंकि इसके पहले आपकी क्लासेस चलती हैं। जो मेरा डेली का टाइम है उसमें आपकी सैटरडे को शिवम सर की स्पेशल क्लास होती है इस बैच के अंदर, वो 12 बजे से ही चलती है। फिर राहुल सर की क्लास होती है, ठीक है, उसके बाद फिर मेरी क्लास है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है तो कोई नहीं, हम 1 घंटे पढ़ लेंगे, ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि क्लास है तो भाई पढ़ तो लेते ही हैं, है ना। बहुत चिंता हो जाती है मैम आज कितने घंटे की क्लास होगी। चलो आ जाओ यहाँ पर। नया टॉपिक है, नई चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम ये बता दिया करो कि ये नया टॉपिक है ना। तो लिख लीजिएगा, ये नया टॉपिक है और आपका इस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन लिखिएगा, द एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, अभी ठीक कर देते हैं। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा बेटा। अभी दिख रहा है क्लियर? अगर अभी दिख रहा है बच्चा तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, फटाफट जल्दी से एक बार थम्स अप कर देंगे। अगर कैमरा फोकस हो गया है और आपको सारी चीजें साफ दिख रही हैं तो एक बार मुझे बता दें प्लीज कि क्या आपको चीजें अब क्लियर दिख रही हैं। जी बेटा मैंने चेक कर लिया है, कैमरा सही कर दिया है। बताइए एक बार आप थम्स अप कर दीजिए फटाफट से अगर सारी चीजें ओके हो चुकी हो तो। बच्चा कह रहा है मराठा साम्राज्य पूरा हो गया। हाँ बेटा पूरा हो गया। ओके, यहाँ पे थम्स अप। अब आप ये मत कहना कि आपने आंग्ल मराठा युद्ध तो पढ़ाया ही नहीं। तो अब जब हम अंग्रेज पढ़ेंगे तो उसके साथ ही तो हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, या आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, और कर्नाटक के युद्ध पढ़ेंगे। ये सारे हम अंग्रेजों के साथ ही पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। तो द एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर ये यूरोपीय कंपनी भारत में क्यों आ रही थी। तो बेटा जी इनका जो उद्देश्य है, इनका जो पर्पस है भारत में आने का, वो केवल और केवल क्या करना था? व्यापार। यानी इनको भारत के साथ व्यापार करना था, ट्रेड करना था, और इसके लिए ये कंपनियां भारत में आएंगी। तो क्या इससे पहले यूरोप के साथ भारत का व्यापार नहीं होता था? हम ये मान के चलें होता था। लेकिन आपको बता दूं कि जिस मार्ग से व्यापार होता था वो मार्ग तो बंद हो चुका है, लेकिन कनेक्टिविटी तो बनाकर रखनी है। और मैं आपको बता दूं जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय पर जो ये आपका यूरोप देश है, यहाँ पर मसालों की बहुत डिमांड हुआ करती थी।
ठीक है, बहुत डिमांड हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको मैं सबसे पहले इस मैप के अंदर कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आप देखोगे कि जो भारत है, ठीक है, भारत की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये आपका यहाँ पर भारत आपको दिखाई देगा। ये आपका यहाँ पर भारत है। और इस भारत के अंदर पहले आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब यहाँ तक का हिस्सा शामिल होता था। क्योंकि अफगानिस्तान या हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 1947 में आपका आजाद हुआ था। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी भारत की सीमाएं यहाँ तक थी। और इससे आप देखोगे कि यहाँ पर ईरान है, फिर इससे आगे आप जाओगे तो इराक है, इसके आगे आप जाओगे तो टर्की है। और ये वाले जो आप यहाँ पे ले सकते हो कंट्रीज, ये क्या है, आपका यूरोप है। यानी तुर्की से होते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर व्यापार होता था और ये पूरा का पूरा भारत से स्थल मार्ग हुआ करता था। यानी हम ये कह सकते हैं मैम कि अगर भारत के साथ व्यापार करना होता था तो हम ये कह सकते हैं कि भारत से साथ व्यापार करने के लिए जो मार्ग अपनाया जाता था, उस मार्ग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपका एक स्थल मार्ग हुआ करता था बेटा, स्थल मार्ग। यानी कि स्थल के थ्रू रास्ते से व्यापार होता था। और ये व्यापार कैसे होता था, जैसे यूरोप, अब उसके बाद में क्या पड़ता था, तुर्की, जिसको आज के समय पर हम कहते हैं तुर्की। उसके बाद प्यारे बच्चे कहाँ पर, फिर आप जाते थे इराक, फिर आप जाते थे ईरान, ठीक है, फिर आप जाते थे अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और देन आप इंडिया। ऐसे आपका व्यापार होता था स्थल मार्ग से। ऐसे स्थल मार्ग से यहाँ पर हो जाता था बेटा। इससे ज्यादा जूम ये नहीं होगा, ब्लर होने लग जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा जूम ये नहीं हो सकता है। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस लिखकर बता दिया है। फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गोमल दर्रा, ये सब दर्रे वगैरह पढ़े थे ना आपने, तो इनसे होकर फिर भारत के साथ व्यापार होता था। यानी यूरोपियन कंट्रीज के साथ व्यापार पहले से ही होता था। ठीक है, और अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे एक और बात करूं तो देखो, ये यहाँ पर आपका अरब कंट्रीज हैं, इनके साथ भी व्यापार होता था। ठीक है, अरब कंट्रीज के साथ में भी व्यापार होता था। ये सॉरी, यहाँ पे ये अरब कंट्रीज हैं, इनके साथ भी भारत का व्यापार होता था। मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ जो व्यापार है, अरब अरब कंट्रीज हो गई या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो ये आपका प्राचीन इतिहास के समय से ही चला आ रहा है। और ये व्यापार आराम से, और एक रास्ता तो आपने ये वाला देखा कि ये वाला रास्ता है। एक रास्ता बेटा लाल सागर से होते हुए जाता था, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर अरब लोग बैठे हुए थे लाल सागर वाले क्षेत्र में। और ये जो लाल सागर वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर अरब लोग बैठे हुए हैं, तो ये अरब क्या करते थे कि अगर यहाँ से व्यापार होता था तो यहाँ पे लूटपाट करते थे। तो इसलिए ये वाला रास्ता ज्यादा सहूलियत हमें देता था, जिसमें हम क्या करते थे, यूरोप से टर्की, टर्की से हम कहाँ आते थे, ईरान, ईरान से इराक, इराक से फिर हम सीधा इंडिया में आकर व्यापार करते थे। ये सब हम यहाँ पर करते थे। और आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे, मैं इसको लिखकर बता दूंगी आपको प्लेन स्लाइड पर, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपको प्लेन स्लाइड पर लिखकर बता दूंगी, फिर आप अपने वर्ल्ड मैप में जाकर इन चीजों को ढूंढ लेना। तो यहाँ पे जब ये व्यापार हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसी इसी जगह पर एक जगह पड़ती है, यहीं पर कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया को वर्तमान समय पे कहा जाता है इस्तांबुल। तो कुस्तुनतुनिया जो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी था, इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाएगा किसका, टर्की का। कुस्तुनतुनिया यहाँ पर अधिकार हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार होगा, टर्की का, या हम कह सकते हैं तुर्की का। और इस तुर्की का जब अधिकार होगा तो तुर्की क्या करेगा, इस मार्ग को, इस व्यापार मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मतलब बोलेगा कि अब तुम यहां से व्यापार नहीं कर सकते। और उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो इसने इस मार्ग को बंद कर दिया, तो अब यूरोप के साथ कनेक्टिविटी टूट गई। और अगर वो इस वाले रास्ते से आएंगे, इस वाले रास्ते से, तो यहाँ अरब बैठे हुए हैं, ये लूटपाट करना शुरू कर देंगे। तो अब यूरोप में क्या है, यूरोप को तो मसालों की डिमांड है, उसे किसी भी तरीके से मसाले चाहिए। और इसी चक्कर में वो क्या करेगा, भारत के साथ एक नए मार्ग की खोज करेगा, जिसे हम कह सकते हैं आपका समुद्री मार्ग। अब यहां से आपका चलेंगे और अब यहाँ पे आपका जो इस तरीके से, यहां से जो आपका मार्ग होगा तो वो इस तरीके से आएगा।
यहां से होकर ये मार्ग खोजा जाएगा समुद्री मार्ग। और कारण क्या है? क्योंकि मैम स्थल मार्ग बंद हो चुका है। क्योंकि स्थल मार्ग मैम बंद हो चुका है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक प्लेन स्लाइड के ऊपर की आखिर में क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपका मान लीजिए यहाँ पर ये है यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है। फिर यूरोप से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तुर्की पड़ता है। ये वर्तमान में आप इसे तुर्की, पहले तुर्की कहा जाता था, ठीक है। फिर आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका ईरान आएगा, सॉरी इराक आएगा, फिर आपका ईरान आएगा, और फिर प्यारे बच्चे आपका देश भारत आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी जुड़ी हुई थी यूरोप की। इस तरीके से यूरोप इन रास्तों से होकर कहां पर आता था? भारत के साथ व्यापार करने आता था, ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए आता था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो कि ये क्या है? तो मैम ये एक स्थल मार्ग है। और ये अगर हम बात करें तो इस समय पर फर्स्ट रूट हुआ करता था, प्रथम प्रथम मार्ग हम इसको कह सकते हैं कि प्रथम स्थल मार्ग। एक तो आपका सीधा सीधा यहां पर था, और एक मार्ग जो हुआ करता था बेटा जी वो जाता था लाल सागर से, ये दूसरा स्थल मार्ग। लाल सागर प्लस अरब, और जब हम इनकी बात करते हैं तो अरब यहाँ पे, और इस तरीके से होकर जाते थे भारत में। अब यहाँ दिक्कत क्या थी कि ये जो अरब लोग थे ये यहाँ से जो भी व्यापारी जाते थे उनके साथ लूटपाट करते थे, उनको लूट लेते थे। तो इनके लिए अब जो यूरोप है इनके लिए भारत से व्यापार करना कब मुश्किल हुआ? मुश्किल इसलिए हुआ कि ये तो अरबों की वजह से तो पहले से ही नहीं करते थे, क्योंकि अरब यहाँ पे लूटपाट करते थे। अब आगे चलकर क्या होता है बेटा, एक जगह पड़ती है, एक आपने नाम सुना होगा कुस्तुनतुनिया। तो क्या लिखेंगे? एक आपका यहाँ पे जगह पड़ती है कुस्तुनतुनिया, और आप कहेंगे कि कुस्तुनतुनिया का क्या हुआ था मैम? कुस्तुनतुनिया का हुआ था युद्ध। कुस्तुनतुनिया का युद्ध कहा जाता है, वॉर ऑफ कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में बेटा आप इस्तांबुल के नाम से जानते हो, इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल के नाम से जानते हो। अब देखो ध्यान से, अगर आप गौर से सुनोगे तो ही चीजें समझ पाओगे। ये युद्ध कब हुआ? तो 29 मई 1453 को ये युद्ध हो जाता है। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो आप कहोगे कि मैम एक तरफ था रोमन साम्राज्य, और एक तरफ था मैम यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका कुस्तुनतुनिया के अगेंस्ट में जो युद्ध हुआ था ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। और ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, क्योंकि ये उस्मानी लोग यहाँ पर पावरफुल थे इसलिए इसे उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है, उस्मानी साम्राज्य। जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है, रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य, इनके बीच में जब युद्ध होता है तो इसमें ऑटोमन साम्राज्य की जीत होती है और रोमन साम्राज्य की हार हो जाती है। और जो आपका ऑटोमन साम्राज्य है ये क्या कर लेता है? ये कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लेता है, जो कि टर्की और यूरोप के बीच में एक कनेक्टिविटी थी। और ये अधिकार किसने किया है? तो जाहिर सी बात है तुर्की ने किया है। अब यहां पे मान लो यूरोप है, अब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया और यहाँ पे तुर्की, इस पे अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का, ठीक है। युद्ध हुआ, कुस्तुनतुनिया पे किसका अधिकार हो गया? टर्की का मैम अधिकार हो गया, तुर्की का अधिकार। और जब अधिकार हुआ बेटा तो इसने पता है क्या किया? इसने यहां पर इस मार्ग को बंद कर दिया, यहां कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया। कहा कि भैया यूरोप हमारी बात सुनो, अब आप इंडिया के साथ इतनी आसानी से व्यापार नहीं कर पाओगे, अब आपको ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ऐसे तो जा ही नहीं पाओगे। तो
तो कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार स्थापित होने के बाद जो कनेक्टिविटी, जो स्थल मार्ग बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, उसको अवरुद्ध कब किया गया? तो आप कहोगे कि मैम अगर हम बात करते हैं तो तब यहां पर अवरुद्ध हो गया जब तुर्की ने, और या तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने, हम कह सकते हैं कि यहां पर आपका कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, और कुस्तुनतुनिया के अधिकार करने से जो यूरोप के साथ भारत के व्यापार करने का स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। क्योंकि भाई ये दोनों तो अब आपके दुश्मन हो गए, रोमन साम्राज्य और आपका ये, यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका ऑटोमन साम्राज्य, इसे उस्मानिया साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और यूरोप के साथ में कैसा स्थल मार्ग यहाँ पे कैसे हो रहा है? तो मैंने अभी आपको देखो पीछे बताया कि इस तरीके से हो रहा है। अब मुझे ये मान के चलो कि अगर मैं ये बोलूं कि यूरोप को व्यापार करना है तो यूरोप पूरा यहाँ से चलकर ही तो आएगा, लेकिन अब उसका तुर्की के साथ तो दुश्मनी हो गई ना, और तुर्की ने यहाँ पर एक जगह थी कुस्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया अपना। अब उसने अधिकार कर लिया तो कह दिया कि अब आपका, अब देखो कनेक्टिविटी ऐसे बन रही थी, लेकिन यहां से तो कनेक्टिविटी अब खत्म हो गई ना। यही चीज मैंने आपको मैप में समझाने की कोशिश की कि जो कनेक्टिविटी, एक मिनट, यही चीज कुस्तुनतुनिया मेन जगह है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ पहले, फिर आप मैप पे आना। जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, या यहाँ पे, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, सॉरी, घर नहीं, आप ऐसे लो। मान लो कि ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी, यहाँ एक सीढ़ी है, यहाँ एक सीढ़ी है, यहाँ एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी यहाँ है, एक सीढ़ी यहाँ। अब मैं आपसे बोल दूं कि ये वाली सीढ़ी गायब हो गई, ये वाली सीढ़ी यहाँ से हट गई, तो क्या आप इस सीढ़ी का प्रयोग कर पाओगे ऊपर जाने के लिए? बताओ जल्दी से, क्या आप कर पाओगे इस सीढ़ी का प्रयोग? इस सीढ़ी, ये सीढ़ी आपकी समझदार है, वो सॉरी, आपके काम की है? तो जब यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे रास्ता बंद हो गया तो यूरोप कनेक्टिविटी कैसे बनाएगा इंडिया के साथ? अब बना ही नहीं सकता। तो आप कहोगे मैम दूसरे रास्ते से, दूसरे रास्ते में बता चुकी हूँ, अरब बैठे हुए हैं, अरब लोग यहाँ पे लूटपाट कर लेते हैं। नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो सीढ़ी बीच में से टूट गई। तो जब यहाँ पे यूरोप और इंडिया के बीच जो कनेक्टिविटी थी वो यहाँ पर थी, यहाँ से थी। अब ये जगह ही, जब यहाँ पे तुर्की और इसके बीच में दुश्मनी हो गई, तो भैया तुर्की थोड़ी जाने देगा फिर यहाँ से। तुर्की तो कहेगा कनेक्टिविटी खत्म, कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जहां से अभी एक रास्ता बना हुआ था उस पर अधिकार कर लिया तुर्की ने। और जब अधिकार कर लिया तो अब लेकिन यूरोप को तो करना है, ये पूरा यूरोप है आपका, और फिर यूरोप को करना है तो यूरोप को अब ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थल मार्ग तो बंद हो चुका है। लेकिन व्यापार थोड़ी रुकेगा, व्यापार तो करना है। व्यापार तो करना है, और जब यहाँ पे व्यापार करना है तो हम नए रास्ते की खोज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सीढ़ी टूट गई तो हम आराम से बैठे रहेंगे कि नहीं अब हम छत पे जाएंगे ही नहीं, हम दूसरी सीढ़ी लाएंगे, हम नई सीढ़ी लाएंगे। तो व्यापार क्या हो गया? स्थल मार्ग से बंद हो गया। और दूसरे रास्ते से क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पे अरब बैठे हुए हैं, वो लूटपाट करते हैं, मनमानी करते हैं। तो अब हमें जैसे नई सीढ़ी की जरूरत है तो हमें एक नए मार्ग की जरूरत पड़ेगी। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए जब नए मार्ग की खोज करनी पड़ी है, उसी क्रम में प्यारे बच्चे आपकी कंपनियां भारत के अंदर आएंगी, और भारत के अंदर आकर यहां पर क्या करेंगी? समुद्री मार्ग की खोज करेंगी। तो कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार होने के कारण भारत के और यूरोप के बीच होने वाले स्थल मार्ग से जो व्यापार था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके बीच में खलल पड़ गया। और क्योंकि अब हमें व्यापार करना है, मतलब यूरोप को क्या करना है? भारत के साथ व्यापार करना है, तो अब वो स्थल मार्ग से तो कर नहीं सकता, तो वो समुद्री मार्ग की खोज करेगा। और इस समुद्री मार्ग की खोज के लिए सबसे आगे रहेंगे स्पेन और पुर्तगाल।
इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना याद रखो कि कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का जो है अधिकार या तुर्की का अधिकार होने के कारण यूरोप और भारत के बीच स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण यूरोप को भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों को खोजना पड़ा। इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जल्दी से मुझे अब ये बता दो, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आ गई है बेटा तो बता दो, तभी फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तभी फिर मैं आगे बेटा जी बढ़ पाऊंगी अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं। अभी लिखने का काम कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया, थम्स अप आने शुरू हो गए हैं, यानी कि आपको बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं बच्चे सबसे पहले कि भारत में यूरोपीय कंपनी आने का क्रम। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम, यहां से आपको लिखना है। यूरोपीय कंपनी आने का क्रम। अब देखो यहां पे आप ध्यान रखोगे PDADFS, सबसे पहले बेटा पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। और पुर्तगाली अगर मैं बात करूं तो कब आए थे? 1498। फिर बेटा जी डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी, और फिर आए थे आपके स्वीडिश। ये कंपनियों का भारत में आने का क्रम था। स्वीडिश। अब देखो अगर मैं बात करती हूं कि डच, डच कौन थे? तो बेटा ये हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी। मैम हॉलैंड किसको कहते हैं आज के समय पे? नीदरलैंड। साइड में कहीं लिख लेना, हॉलैंड का वर्तमान नाम। हॉलैंड को वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला आपको लिखना है। और इनकी कंपनी कब बनी है? तो आप कहोगे 1602 में। फिर अंग्रेजों की अगर हम बात करेंगे तो इनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अंग्रेज कंपनी का नाम हम बाद में लिखेंगे। अंग्रेज कहां से आए थे? ब्रिटेन से। इनकी कंपनी कब बन गई थी? 1600 में। लेकिन अगर हम बात करें स्थापना की शुरुआत कब हुई थी, तो स्थापना की शुरुआत हो गई थी 1599 में। ध्यान से सुनना, 1599 में शुरुआत हो गई थी और 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी बनकर तैयार हुई थी। फिर मैंने आपसे बोला डेनिश। ये कब आए थे? तो आप कहोगे डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है, और आपके स्वीडिश आए थे 1731 में। अब यहां पे एक चीज को बहुत अच्छे से सुनना, यहां पे ही लिख रही हूं इसके सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच कंपनी से पहले हुई थी। डच कंपनी से पहले हुई, लेकिन डच अंग्रेजों से पहले व्यापार करने भारत आए। व्यापार करने भारत आए। देख लो क्रम में भी सबसे पहले डच है, फिर आपका ब्रिटेन मतलब अंग्रेज हैं। स्थापना पहले किस कंपनी की हुई? तो आप देखोगे 1600, इनकी 1602। लेकिन भारत में पहले कौन आ गया? डच आ गए।
डचों के बाद अंग्रेज आए। गलत है मैम, डच से पहले अंग्रेज आए थे। गलत नहीं है, सही है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम बता रही हूं बेटा। कंपनियां, तो कंपनी पहले डच कंपनी आई है, फिर अंग्रेज आए हैं। ठीक है। आज आज ये अगर मैं आपको बता रही हूं यहां पर, तो ये आप हेडिंग ध्यान से देखो, भारत में यूरोपीय कंपनियां आने का क्रम। तो बच्चा कह रहा है कि पहले अंग्रेज आए थे, डच नहीं आए थे। नहीं, कंपनियों में अगर हम बात करते हैं तो आपका अंग्रेजों से पहले डच आए थे। और ये जो डेनिश लिखा है ना मैंने, ये आपको कई जगह पर, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपको डेनिश की जगह डेनमार्क भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डेनमार्क होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर आप डेनमार्क भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कंपनियों के आने का क्रम है। देख लिया कंपनियों के आने का क्रम। इतनी बात समझ में आ गई। और आपकी पहले कंपनी, मैंने लिखा हुआ भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच कंपनी से पहले हुई, लेकिन डच अंग्रेजों से पहले व्यापार करने भारत आए थे, इसीलिए लिखा जाता है। अब बात आती है कि भैया हमें ये बताओ कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो देखो अब हमें क्या करना है। अब देखो यहां पे एक हेडिंग डाल देती हूं मैं, भारत के साथ व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज। तो इस खोज में सबसे आगे कौन रहेंगे? स्पेन और पुर्तगाल, ये सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। अब देखो इसी खोज में 1492 में निकलता है क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये कौन था? स्पेन का यात्री। और ये पहुंच जाता है यूएसए में। ठीक है, ये पहुंच जाता है। 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। ठीक है बच्चे, तो कोलंबस कहां पहुंच गया? जैसे मैप से समझाती हूं एक बार। अब यहां पे क्या करना था, देखो कोलंबस को, ये यहां से निकला, यहां से। अब ये निकला तो यहां से, और इसको कहां आना था? यहां आना था, लेकिन ये यहां ना आके यहां पहुंच गया। ये यहां पे ना आके कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। यानी इसने यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज कर दी। करनी किसकी थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पहुंच गया? तो आप कहोगे मैम ये भारत की जगह यूएसए पहुंच गया, और इसने यूएसए के साथ समुद्री मार्ग की खोज कर दी। ठीक है, अब हम आते हैं पुर्तगाल में। देखो पुर्तगाली राजकुमार, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर पूरे जीवन, अपनी पूरी होल लाइफ, पूरे जीवन
भारत मार्ग के लिए सोचता रहा। भारत मार्ग के लिए सोचता रहा। और बेचारे की किस्मत ऐसी निकली कि इसके समय तक खोज हो ही नहीं पाई। राजकुमार, आप जहां पे बेटा तेज पढ़ाते हो ना वहां पढ़ लो, मैं तो इतना ही स्पीड से पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आप जहां फास्ट पढ़ाते हो वहां पढ़ लो। तो इसने पूरे जीवन सोचा, लेकिन दिक्कत ये हुई कि बेचारा असफल रहा। इसके समय पर भारत से कनेक्टिविटी हो ही नहीं पाई। अब देखिए यहाँ पर पुर्तगाली राजकुमार जो हेनरी नेविगेटर है, सोचता रहा, लेकिन बेचारे की तमन्ना कभी पूरी हो ही नहीं पाई। तो आखिर अब क्या हुआ? पुर्तगाल से सबसे पहले किसको भेजा गया? देखो 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ये पुर्तगाल से गया था, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है। और प्यारे बच्चे, इसने क्या किया? अब देखो बार्थोलोम्यू डियाज जब चला, फिर से मैप पे जाएंगे, यहाँ पे मैप का थोड़ा यूज है। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये निकला तो सही, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, ये रफ कर दूं तभी मैं क्लीन शीट पे अच्छे से समझा पाऊंगी। हाँ, अब देखो यहाँ पर, अब ये यहां से निकला, ठीक है, यहां से निकला। अब ये यहां से निकलकर केवल बेटा यहां तक पहुंच पाया, यहां तक। और यहां पर ही एक जगह पड़ती है आपकी, जिसे आप कहते हो केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरमाशा अंतरीप। उत्तरमाशा अंतरीप, जो कि अफ्रीका के एकदम दक्षिणी बिंदु में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको देखोगे मैप के अंदर, तो ये केवल यहां तक पहुंच पाया, मतलब इसके आगे ये नहीं जा पाया। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया? उत्तरमाशा अंतरीप की खोज कर दी। उत्तरमाशा अंतरीप ये यहां तक पहुंच गया, और हम इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, और इसी को कहा जाता है तूफानी अंतरीप। इसी को तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। तो ये जो तूफानी अंतरीप है, ये आपका किसने देखा? तो आप कहोगे बार्थोलोम्यू डियाज ने। इसको मैम यहां पर कह सकते हैं कि इसने इसका पता लगाया। अब यहां पे इसके 10 साल बाद लिखना, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कितना समय होगा बेटा, बताना। आप कहोगे 10 वर्ष बाद मैम 1497 आ जाएगा। और कहा जाता है कि 1457 में पुर्तगाली यात्री, इसके बाद वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज करने, समुद्री मार्ग की खोज करने निकला। खोज करने निकला। अब जब ये खोज करने निकला तो कैसे कैसे गया देखो। खोज करने निकला तो आधा रास्ता तो उत्तरमाशा अंतरीप तक बार्थोलोम्यू डियाज ने दिखाई दिया था। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप होते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद,
अब्दुल मनीद लिख लो, फिर मैं समझाती हूं। अब्दुल मनीद की सहायता से केरल के कालीकट, केरल के कालीकट जिसे आज के समय पे आप कहते हो कोझिकोड, केरल के कालीकट में 17 या 20 मई, दोनों डेट आपकी दिखती हैं, 1498 को पहुंचा। यानी ये कहां पहुंच गया? भारत ये पहुंच गया। फाइनली इन लोगों ने समुद्री मार्ग की खोज कर ली, और खोज करने वाला व्यक्ति, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, एकदम गलत स्टेटमेंट है। भारत पहले से ही था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज अगर हम बात करते हैं, एक मिनट बेटा, 20 मई 1498 को तो वहां पर पहुंचा था ना, 1498 तो हम यहां लिखेंगे। 1497 में ये अगर हम बात करेंगे तो चला था, और 1498 में पहुंचा था। और वास्को डी गामा को भारत किसने पहुंचाया? तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद। इसने कहा कि चलो मैं बताता हूं भारत कहां पर है। ये भारत में इसको ले गया। भाई केरल कहां पर है? आप कहोगे कि केरल मैम जो है वो भारत में पड़ता है। तो इसकी सहायता इसने की और ये यहां पर पहुंच गया। और जब यहां पे पहुंचा तो आपको मैं बता दूं कि जिस समय ये यहां पर पहुंचा कालीकट में, तो कालीकट का जो शासक है, कालीकट का शासक कौन था? हिंदू। और यहाँ हिंदू शासकों को कहते थे जमोरिन। यहां पर पहुंचा, ठीक है। अब जमोरिन ने क्या किया? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या करने आया है? व्यापार करने आया है। तो यहाँ पे इस समय एक हिंदू शासक है, जमोरिन कहा जाता है कि इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं, तो अभी तो केवल समुद्री मार्ग को खोजने आए, और ये कहां पहुंचा? सीधा केरल में। केरल आप समझ सकते हो कि ये आपका यहाँ पे अगर हम मान ले भारत, तो यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। इसने इसका वेलकम किया, स्वागत किया। और आपको मैं ये बता दूं कि जब वास्को डी गामा यहां पर आया, तो तकलीफ किसको होगी? अरब लोगों को होगी, तुर्की लोगों को होगी, क्योंकि वो तो कनेक्टिविटी खत्म करना चाहते थे, लेकिन यहां तो फिर से कनेक्टिविटी बन गई, ठीक है। और यहाँ पे जमोरिन ने जब इसका स्वागत किया, इसका वेलकम किया, तो अब आगे की बात आप सुनेंगे कि एक और चीज आप जान लो कि जिस समय वास्को डी गामा भारत में आया है, तो एक बॉक्स में लिख लेना, यहाँ साइड में लिख देती हूं मैं, क्योंकि वो पॉइंट मेरे से छूट गया था। आप कैसे भी उसको लिख सकते हो। तो जिस समय वास्को डी गामा भारत में आया है, तो पुर्तगाल का शासक है इमैनुअल। पुर्तगाल का शासक कौन है बेटा जी? इमैनुअल। इमैनुअल ये पुर्तगाल का शासक है। हेनरी की मौत हो चुकी है, बेचारा सोचते सोचते ही मर गया, ठीक है। अब यहाँ पे अरबों ने विरोध किया कि भैया ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो, और जमोरिन को भड़का दिया, बहुत बुरी तरीके से भड़का दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जब वो वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पे जो शासक है जमोरिन, स्वागत भी इसने कर दिया। अब क्या होगा? वास्को डी गामा वापस गया, वास्को डी गामा वापस गया। और जब वो वापस गया तो बेटा जी अपने साथ मसाले लेकर गया, अपने साथ
मसाले लेकर गया। और ऐसा नहीं था कि थोड़े बहुत मसाले लेकर चला गया हो कि हाँ भाई चलो मेरी पॉकेट में आ गए, इनको रख लेते हैं और लेके चलते हैं, नहीं, बड़ी मात्रा में लेकर गया। ठीक है, तो ये आपको अपने साथ मसाले लेकर गया, और मसाले जब लेकर गया तो इसने क्या किया होगा, मसालों की डिमांड कहां पे थी, मसाले लेकर गया, और मसालों को इसने क्या किया, मसालों को इसने सेल किया, मसालों को इसने बेचा। और जब इसने बेचा तो इसको सारा खर्चा निकाल कर 60 गुना मुनाफा, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ। तो 60 गुना प्रॉफिट प्यारे बच्चे, इसको पूरी ट्रैवलिंग का खर्चा निकालने के बाद इन मसालों को बेचने से हुआ। और ये जो मसाले प्यारे बच्चे अपने साथ लाया, इन मसालों को जब इसने बेचा तो 60 गुना मुनाफा इसको हुआ। और जब ये खबर पूरे यूरोप में पहुंची तो बाकी यूरोपियंस भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसको तो हम भी कर सकते हैं। और अब मैं वास्को डी गामा पढ़ा रही हूं, तो वास्को डी गामा को ही आप पूरा पहले खत्म करो। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है, 3 बार भारत आया था बच्चे। एक बार आपने पढ़ लिया 1498 में, फिर ये आया 1502 में। कब आया बेटा जी, ये दूसरी बार आया 1502 में, ठीक है, सेकेंड टाइम। और फिर ये आया तीसरी बार 1524 में, और 1524 में जब ये आया तो कोचीन, या कह सकते हैं कोच्चि, केरल में इसकी मृत्यु, कोचीन केरल में मृत्यु। तो वास्को डी गामा के बारे में आपने जाना कि वास्को डी गामा कैसे आया, कब आया, किसके समय पे आया। और बेटा जी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसकी मृत्यु कोच्चि केरल के अंदर हो गई थी जब ये तीसरी बार भारत में आया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से। चौदह सौ सतासी लिखो पूजा, 1487। ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे चल सकते हैं। अब आगे देखो, अब यहाँ पे फिर इसके बाद कौन आया, इसके बाद में प्यारे बच्चे 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली अभियान, दूसरा पुर्तगाली अभियान आया। पहला तो वास्को डी गामा के उसमें आया, दूसरा पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में आया, पेड्रो अल्बारेज, पेड्रो अल्बारेज केब्राल। 13 जहाजों के साथ भारत आया था, 13 जहाज आए थे इसके साथ, 13 जहाजों के साथ ये कहां पर आया, 1500 ईस्वी में भारत में आया। और जब ये आएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी मैम, जाहिर सी बात है कि इसके आने से सबसे ज्यादा दिक्कत होगी अरब को। तो अरबों से इसका क्या हुआ, अरबों से इसका संघर्ष, झगड़ा हुआ यहां पर अरबों से इसका भारत में आने पर, क्योंकि अरब इस चीज का विरोध कर रहे थे। अरब नहीं चाहते थे कि यूरोप और भारत के बीच में इनका किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी बचे, तो अरबों बने, सॉरी, अरबों से इसका, या अरबों, अरबों के साथ, ऐसे लिखना, थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब लग रही है, अरबों के साथ इसका भीषण संघर्ष, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, भीषण संघर्ष हुआ। और जब भीषण संघर्ष हुआ तो इसने क्या किया, इसने अरबों को पराजित कर दिया, अरबों को पराजित। अरबों को दिक्कत क्यों हो रही है मैम, क्योंकि अरब लोग व्यापार करते थे सीधा,
मैंने आपको बताया था कि केरल के अंदर सबसे पहले जो आपका इस्लाम धर्म गया भारत में, वो केरल के अंदर गया, और केरल में ही पहली मस्जिद भी स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आया, अरबों अरबों को इसने पराजित कर दिया कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं चलने वाला। और इसने क्या किया, कोचीन और कैन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता, शासकों के साथ मित्रता, फ्रेंड वाले रिलेशन इन्होंने बनाए। और ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरीके से भारत के साथ व्यापार करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे, क्या हो गया आरती, कैसे नोट्स खराब हो गए आपके, बताइए। 1497 में बेटा वो निकला है, 10 वर्ष बाद। भारत पहुंचा है 1498 में। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आप लोग पता नहीं 1497 98 कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 10 वर्ष बाद 1497 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज करने निकला। केप ऑफ गुड होप होते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीर की सहायता से केरल के कालीकट में 17 या 20 मई 1498 को पहुंचा। साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप बोल रहे हो। बताओ बेटा कहां पे यहाँ पे चीजें वो हो रही हैं। 1502 में तीसरी बार, दूसरी बार आया, 1524 में तीसरी बार आया। कोई कह रहा है हमारे नोट्स खराब हो गए। अब भाई आप साथ के साथ मत लिखो। अब मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी लिखते समय मिस्टेक हो सकती है। अब मैं क्लास में उसको ठीक तो करवाऊंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके नोट्स एकदम बढ़िया रहे इसके लिए मैं गलत चीज लिखवा के निकल जाऊं, वो तो नहीं हो पाएगा। बेटा इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप इतना बड़ा करके बताते हो कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया हो। आप मत बनाओ, बाद में बना लो नोट्स। अब उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। भारत में वो 1498 में पहुंचा, 10 वर्ष बाद निकला बेटा। साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद भी 1497 98 97 98 पता नहीं क्या आपने कहानी लगा के रखी है इतनी देर से। और आपका इसीलिए मैं कमेंट्स नहीं लेती हूँ। ठीक है, कि मेरी कॉपी भर गई, कि मेरी कॉपी का नुकसान हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए कॉपी के चक्कर में। बेटा अगर इन सब चीजों को सोचेंगे तो पढ़ेंगे कब, कब पढ़ेंगे आप। ये सब चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए, केवल और केवल एक फोकस क्लास में होना चाहिए। नहीं, लेकिन हमें बाकी सब चीजों पे फोकस करना है। हमारी कॉपी कितनी भर गई, हमारा 50 पैसे का नुकसान हो गया, इस तरह की बातें आप टीचर से करते हो, सोच के देखा करो। चलो आगे आ जाओ भाई, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। अब मैं आपको बता रही थी सबसे पहले, अब ये क्या करने आ रहे हैं, तो व्यापार करने आ रहे हैं। तो व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या बनाया अपना, पुर्तगाली कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या है, एस्तादो दा इंडिया। एस्तादो दा इंडिया इनकी कंपनी का नाम था, एस्तादो दा इंडिया। प्लीज आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर अगला हम यहां पे बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में, मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूं, कि जो पुर्तगाली हैं इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री कब खोली थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कब खोली, सेकंड कब खोली, प्रथम फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री। ये यहां पर बहुत ज्यादा आप कहोगे
कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो आप ये कहोगे कि मैम सबसे पहले 1500 में कालीकट में इन्होंने कोठी खोली है। क्यों खोली है? क्योंकि यहाँ पे व्यापार करने के लिए इनको जरूरत है। फिर इन्होंने बेटा जी 1501 में कोचीन में खोली है। ये तो हो गई फैक्ट्री, लेकिन कुछ इन्होंने बनाए थे दुर्ग। तो भारत में पहला दुर्ग इन्होंने कब बनाया था? पहला दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट या किला, तो ये इन्होंने बनाया था 1503 में कोचीन में। 1503 कोचीन। स्थापना अल्बुकर्क के समय, ध्यान से सुनना, स्थापना अल्बुकर्क के समय, यह स्थापना अल्बुकर्क ने करवाई। और जिस समय अल्बुकर्क ने स्थापना करवाई है, अल्बुकर्क गवर्नर नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूं। अल्बुकर्क यहां पर इस समय पर गवर्नर नहीं है पुर्तगालियों का, वो केवल इस किले को स्थापित करने के लिए भारत के अंदर आया है। ठीक है, ये आपका भारत के अंदर कब आया है? तो आप कहोगे 1503 में कोचीन में पहला आपका दुर्ग, या आप कह सकती हो मैम कि किला स्थापित कराने के लिए आया था। फिर दूसरा किला, भारत में दूसरा दुर्ग या किला 1505 कन्नानूर में स्थापित, कन्नानूर में स्थापित। ये हो गया इनका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि ये भारत के अंदर इतनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आप देख रहे हो कोचीन, कालीकट, कोचीन, कन्नानूर, ये समुद्री तट पर ही क्यों लगा रहे हैं? एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम अगर हम बात करते हैं तो अभी तक आपने जितनी भी फैक्ट्री इनकी बताई, वो सारी की सारी फैक्ट्री आपने यहाँ बताई है, यहाँ इस एरिया में बताई है, ये भारत के अंदर यहाँ पर। ये सब तट के पास में क्यों? क्योंकि जब ये तट के पास में अपनी फैक्ट्री बनाएंगे तो आपके जहाज यहां से आएंगे, फैक्ट्री से माल उठाएंगे और वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर माल उठाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो सारी की सारी जो जंग शुरू होगी वो ये समुद्री मार्गों को लेकर ही होगी। और जब यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई है तो इनकी सुरक्षा भी कोई करने के लिए चाहिए। अब कहेंगे भैया ये हमारी फैक्ट्री है, इनको किसी ने लूट लिया तो, इनमें से कोई माल चोरी करके ले गया तो इसके लिए ये अब अपने गवर्नर अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर क्या अपॉइंट करेंगे? आप कहोगे मैम गवर्नर। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, अगली लाइन पे लिखूंगी कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, नाम यही लिख देती हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये रहेगा यहाँ पे 1505 से और 1509 तक, 1505 से 1509 तक। और इसके समय पर दो तीन चीजें हुई हैं, वो मैं आपको यहां बताऊंगी। कोच्चि केरल में मंजी, तभी तो बताया वास्को डी गामा को कोच्चि केरल के अंदर ही दफना दिया गया था। ठीक है, अब ये इसने आकर क्या क्या कर दिया भारत में, क्या नया काम कर दिया मैम इसने नया काम देखो क्या किया। सबसे पहले इसने भारत में आकर चलाई शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस पॉलिसी से इसने क्या कहना चाहा? इसने कहा कि भारत के 7 समुद्री मार्ग की खोज हमने की है। अरे भैया वायसराय भी कह सकते हो भैया, बड़ा लो भाई, गलती हो गई बेटा, वायसराय लिख लो, लिखो।
ये लो बेटा, वायसराय लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो इसने शांत जल की नीति अपनाई, और ये शांत जल की नीति के तहत इसने ये कहा कि समुद्री मार्ग की खोज की है पुर्तगाल ने, यानी कि हमने, हमारे लोगों ने, हमारे लोगों ने ली है। और जब हमारे लोगों ने ऐसा किया है तो इस समुद्री व्यापार के साथ जो एकाधिकार होगा वो हमारा होगा। यानी समुद्र के साथ जो व्यापार करेंगे वो केवल हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। यानी ये क्या कोशिश कर रहे हैं बच्चा? मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये यहां पर एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं। तो ये शांत जल की नीति लिख दीजिएगा, अगर आपको हमेशा याद रखनी है कि समुद्री मार्ग के साथ व्यापार पर एकाधिकार के लिए। फिर इसने एक और चीज कर ली, इसने चलाया कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज पद्धति लागू की इसने। और कार्टेज पद्धति क्या थी? ये इसने की थी कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के अंदर अगर कोई व्यापार करेगा, वहां से किसी का जहाज जाएगा, वहां से किसी का जहाज आएगा, तो उसको हमको रुपया देना पड़ेगा, हमको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस समुद्र की मार्ग की खोज हमने की है। ठीक है, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम, इसने कहा कि अगर कोई भी जहाज आएगा, कोई भी जहाज जाएगा, कोई भी हो हमारे अलावा, चाहे वो अरब हो चाहे वो मुगल हो, सबको कार्टेज देना पड़ेगा, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने कहा? तो कहोगे कि मैम इसने कहा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ये सारी चीजें कही। और प्यारे बच्चे 1509 में जो इनके विरोधी थे, इसने किस किस को हराया था? तो 1509 में इसने कौन कौन विरोध करेगा? मैम तुर्की विरोध करेगी, अरब लोग जो है विरोध करेंगे, और इन्होंने किसको मिला लिया अपने साथ? गुजरात। और गुजरात का शासक कौन था बेटा जी? महमूद बेगड़ा। इसको भी भड़का दिया, महमूद बेगड़ा। और इनने क्या किया? इन तीनों को हराया, तीनों को हराया कि आ जाओ भैया अब तुमसे ही निपट लेते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इन तीनों को हरा दिया था। टर्की, जो आपका टर्की का हो इस टाइम, या तुर्की का हो, वर्तमान में से कहते हैं तुर्की है। और हम कह सकते हैं, ठीक है, इसने हरा दिया यहां पर। ठीक है बच्चे, तो इसने इन सबको हरा दिया। यहाँ पे अरब की जगह लिखो आप मिस्र, टर्की मिस्र, मिस्र कर दो यहाँ। ठीक है, फिर से कह दो कि मैम नोट्स खराब हो गए। बेटा थोड़ा सा तो खराब होगा अगर साथ साथ लिखोगे तो, क्योंकि हाथ से लिखने में होता है। तो इन सबको इसने हरा दिया एक साथ। ये इसकी सबसे बड़ी चीजें थी इसके समय की, आपको जो मैंने लिखवाई हैं, और ये आपको याद भी रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब भैया ये आएंगे, ये यहां पर आकर अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाते चले जाएंगे। इसने क्या किया? इसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, ओ सॉरी, अल्फांसो डी अल्बुकर। कब से कब तक था ये? टाइम भी लिख लो, 1509 से 1515। अब ये भारत में आया, और इसने आकर क्या क्या किया? और इसने प्यारे बच्चे 1510 में गोवा को जीता, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के शासक
यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। ये बहुत पूछा जाता है कि गोवा को किसने विजित किया था। तो आप कहोगे मैम गोवा को विजिट करने वाला था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसने यूसुफ आदिल शाह से इसको जीता था। तीसरी बात इसने कही कि पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की सलाह। भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की सलाह वो क्यों दी थी मैम, बताती हूं अभी आपको। अभी ये तो पता है कि ये लोग व्यापार करने आए हैं। आपसे अगर मैं ये पूछने लग जाऊं, साइड में लिख रही हूं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते। पुर्तगाली अगर हम बात करें इनका उद्देश्य, तो एक उद्देश्य तो मैम आपने बता दिया कि व्यापार था, लेकिन बेटा एक और उद्देश्य था, और वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित करना, ये इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। और इसलिए इन्होंने गोवा में बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक इनका उद्देश्य दूसरा ये भी है, जो कि एक छुपा हुआ उद्देश्य है और जो यहां पर साफ दिखता है। इसने कहा कि भारतीय स्त्रियों से क्या करो, विवाह करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और हमारा यहाँ पर जो व्यापार है या फिर हमारा जो यहाँ पे पकड़ है वो और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में ये पढ़ लो, इसको पूरा कर लो, फिर बाकी कल पढ़ा दूंगी या फिर मंडे को पढ़ा दूंगी। और इसीलिए मैं आप लोगों की सैटरडे संडे क्लास नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, फिर कुछ बच्चे मैसेज कर देते हैं कि मैम आप सैटरडे भी क्लास नहीं लेती हो। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद में प्यारे बच्चे इसने और क्या किया, इसने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध, यानी राजा राम मोहन राय का अग्रगामी कहते हैं इसको, कि इसने राजा राम मोहन राय से पहले यहां पर प्रतिबंध लगा दिया। प्यारे बच्चे ये मुसलमान विरोधी था। इसने मुस्लिम्स को काफी प्रताड़ित भी किया था, मुसलमान विरोधी। 1511 में मलक्का जीता। 1511 में, अभी आपको एक और चीज बताऊंगी, आप सोचो कितना अच्छा व्यक्ति है ये। 1511 में क्या किया इसने, मलक्का जीता। और 1515 में हरमुज पर अधिकार। 1515 में हरमुज बंदरगाह पर अधिकार। क्या कर लिया इसने, हरमुज बंदरगाह पर अधिकार। अब आप कहोगे कितना अच्छा है, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ही नहीं लगाया इसने, इसने प्रतिबंध इसलिए लगाया कि जो पुर्तगालियों की अगर मैं बात करती हूं,
तो पुर्तगाली जो है ये यहाँ पर अब शादी करें, तो इसने कहा कि भाई अगर कोई भी कुंवारी लड़की शादी नहीं कर रही तो विधवाओं से शादी करो, क्योंकि यहाँ तो विधवाओं को जला दिया जाता है। तो इसने विधवाओं के मरने पर प्रतिबंध लगाया ताकि पुर्तगाली लोग उनसे शादी कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें। तो ये थी इसकी पूरी प्लानिंग। ठीक है, ये इसकी पूरी प्लानिंग थी। इसको पूरा कर लो बेटा एक बार, ठीक है, इसको पूरा कर लो। उसके बाद लिखिएगा नीनो डी कुन्हा आया, नया आपका पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा या वायसराय, आप जो भी कहें। ये कब आया? 1529 में। अब मैं अगर बात करूं तो इसने आते ही क्या किया? 1530 में गोवा को राजधानी बनाया, मतलब गोवा को सेंटर बना दिया इसने, गोवा को राजधानी बनाया। और पहले क्या थी? कोचीन। तो लिख देना ब्रैकेट में कोचीन की जगह, कोचीन की जगह। ठीक है, फिर इसने क्या किया? 1535 में दीव पर अधिकार किया। द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। ठीक, उसके बाद और इसके समय पे क्या हुआ था? 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह, बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव, महमूद शाह ने चटगांव व सतगांव में चटगांव व सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ये इसी के समय की बात है, फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसी के समय पर हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई? ये पुर्तगालियों के अधिकार समझ में आ गए। अब लास्ट 1559 क्यों लिखवाया? क्योंकि 1559 में द्वीप पर अधिकार किया, इसलिए लिखवाया है बेटा। डेट वो लिखवाऊंगी ना अगर अधिकार किया है तो। अब आप लिखोगे कि भारत में पुर्तगाली जब आए तो पुर्तगालियों के प्रभाव, प्रभाव से पहले एक लाइन और लिखो। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों को बंबई किसने दिया था या किससे प्राप्त हुआ था? 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा, ठीक है, कैथरीन ब्रेगांजा इसका पूरा नाम था। इसका विवाह होता है इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से। और बेटा जी इनको दहेज में क्या मिलता है? दहेज में मुंबई, जिसको आज आप कहते हो या उस समय कहते थे बंबई। तो देखो बंबई कहां पर है? भारत में। देखो कितने मजे की बात है, मुंबई भारत में है, हम भारत में हैं, और ये हमारे देश में आकर पूरा का पूरा बंबई उठा के दे दे रहे हैं कि लो भैया ये तुम्हें दहेज में दे देते हैं हम। ठीक है, ये हमें दहेज में दे देते हैं। तो आप कहोगे कि दहेज में मुंबई किसने किसको दिया? तो पुर्तगाल ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को दिया था।
जब शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी से। अब चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, बंबई को 10 पाउंड वार्षिक, वार्षिक मतलब एनुअली, वार्षिक किराए पर, वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये क्वेश्चन बेटा जी बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बनता है कि बंबई जो है वो आपके पुर्तगालियों से किसको दिया, तो पुर्तगालियों ने ये आपका दिया था चार्ल्स सेकंड को, और चार्ल्स सेकंड ने दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों का प्रभाव, जो कि आपका लास्ट होगा। पुर्तगाली जब भारत में आए तो क्या क्या प्रभाव हुआ। सबसे पहले आप लिखेंगे कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो प्यारे बच्चे, एक तो यहाँ पे तंबाकू, काजू, आलू, टमाटर, पपीता, अनानास एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। इन सब की खेती शुरू हुई थी हमारे यहाँ पर। लाल मिर्च लाए थे, ठीक है, अफीम लेकर आए थे, ये सब ये लेकर आए थे। इन्हीं के साथ में ये क्या लेकर आए थे, जहाज निर्माण कला। जहाजों का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं के समय से शुरू हुआ। अपने साथ लेकर आए भारत में गौथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई थी। गौथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत इन्हीं के आने से हुई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पहली गोवा में स्थापित हुई थी, और यहीं पे आपकी पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में ही लगी थी 1556 में। और यहीं से 1563 में गोवा से पहली पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ था। पहली पुस्तक का प्रकाशन ये भी यहीं से हुआ था, ठीक है, ये भी यहीं से किया गया था। तो ये सब आपके इनके आने के भारत में प्रभाव थे, ठीक है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। एहसान, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, कंटेंट मैं आपको उसी तरीके से दे रही हूं। मैं एक दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकती हूं कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इस नोट से बन जाएंगे, ठीक है। ये सब पुर्तगालियों की देन है भारत में। अब आज हम इतना ही रखते हैं। अब मंडे को मैं शुरू करूंगी डच, और डचों से किस तरीके से पुर्तगालियों के झगड़े हुए, फिर अंग्रेजों ने किस तरीके से डचों के अस्तित्व को खत्म किया। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपके पुर्तगाली हैं ये 1498 में आए थे और 1961 में वापस गए हैं, यानी भारत की आजादी के बाद सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। हाँ विकास, आपकी विनती को मैंने स्वीकार कर लिया, हाथ जोड़ो मत बेटा, खत्म, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे डच कंपनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे, सॉरी गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।